विदाउट अ डाउट बाबर आजम, विदाउट अ डाउट। और एक एट ए स्पेसिफिक टाइम इन अ बिग टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल में आके बाहर हो जाती है। हम लोग इंग्लैंड के एक शहर में थे, मैं उनके साथ रात को वॉक पे बाहर निकला और मैंने उनसे कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्री मैच आपने करनी है। मैंने और मिकी आर्थर ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल मीटिंग की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ प्रोफाइल। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है और एशिया कप भी चल रहा है, नेक्स्ट मंथ T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। तो आज के जो हमारे ख़ास मेहमान और प्रोफेशनल हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम मेंस के, फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे कश्मीर प्रीमियर लीग के, मिस्टर तैमूर अली ख़ान साहब। और इनसे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस माइंडसेट के बारे में जानेंगे, इनकी लाइफ के बारे में, इनकी इंस्पिरेशन के बारे में हम जानेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सर, थैंक यू सो मच कि आपने इस इंटरव्यू के लिए अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सर, इंटरव्यू का आगाज़ करते हैं। तैमूर साहब, स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट, हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताएँ, अपनी कुछ चाइल्डहुड मेमोरी के बारे में बताएँ। देखिए, चाइल्डहुड मेमोरी तो मेरी वैसी आज बड़ी दोबारा से मैं उनको रीविज़िट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज उस ग्राउंड में आया हूँ जहाँ पे मैं एज अ 11 साल की उम्र में क्रिकेट मैंने स्टार्ट की थी और डायमंड क्रिकेट क्लब से मेरी क्रिकेट का आगाज़ हुआ था। और आज मैं उसी ग्राउंड में ये पहला इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मुझे वो सारी मेमोरीज़ वापस आ रही हैं। दूसरी बात ये कि क्रिकेट खेली, इस्लामाबाद से खेली, फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और फिर उसके बाद इंग्लैंड में क्रिकेट खेली, लीग क्रिकेट बहुत अरसा, तकरीबन 18 साल इंग्लैंड में खेली। पाकिस्तान में मैंने तकरीबन 10 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ाई की तरफ चला गया, MBA किया पाकिस्तान से। फिर इंग्लैंड से मैंने MSc किया स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के अंदर। फिर इसी तरीके से स्पोर्ट्स में डिफरेंट एथलीट के साथ एज अ फ्रीलांसर काम करता गया। फिर दुबई में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, UAE की नेशनल टीम ने 2015 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया था, तो उनके लिए वॉलंटरीली मैंने काम किया और फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड, जब उनका कैंप लगा था दुबई में। तो वहाँ से फिर मुझे UAE के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट अनाउंस हुई, वहाँ पे मुझे एक टीम का डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट की ऑप्शन मुझे एक प्रेजेंट की गई, जो मैंने ली। और वहाँ से बस वो एक ऐसी जर्नी शुरू हुई क्रिकेट के अंदर दोबारा, क्रिकेट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और मैनेजमेंट साइड पे, कि उस टीम के अंदर कुछ ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया लेटर ऑन। और वहाँ से पाकिस्तान के उस वक्त के जो कोच थे मिकी आर्थर, उनको मेरे बारे में पता लगा और फिर उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेरी बात की और इस तरीके से जी मैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट बना। ज़बरदस्त जी। अच्छा तैमूर साहब, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं आप, और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ की तरफ आप कैसे आए इस फील्ड में, और आपकी क्या चीज़, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया है, या किसी पर्सन ने या किस चीज़ ने जो आपने ये फील्ड चूज़ की? दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं इसकी तरफ इंक्लाइंड इसलिए हुआ कि सबसे पहली चीज़ ये कि जब मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मुझे एक इंजरी हुई, और उस वक्त स्पोर्ट्स मेडिसिन का पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा रिवाज नहीं था, ये एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं थे, ये स्पोर्ट्स साइंस उस लेवल पे ऑपरेट नहीं करती थी। आपको स्पोर्ट्स मेडिसिन के स्पेशलिस्ट ढूंढने में पाकिस्तान में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने उसकी वजह से बड़ा सफ़र किया और मैंने 3 साल बड़ी स्ट्रगल की अपनी लोअर बैक के साथ, और मैं उसमें बड़ा पीछे रह गया। तो वो मैं एक मेंटली, जिस तरीके से आप समझते हैं कि मेरी अपनी मेंटल हेल्थ उससे इफ़ेक्ट हुई, क्योंकि आपने पूरी ज़िंदगी एक काम किया और एवरी क्रिकेटर एस्पायर टू प्ले फॉर द नेशनल टीम, और इसी तरीके से मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं। लेकिन वहाँ से फिर उसका जो मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हुए बड़े नेगेटिव, एक सेल्फ़ डाउट आना शुरू हो जाता है आप हर चीज़ के अंदर लेथार्जिक हो जाते हैं, आपकी अप्रोच नेगेटिव हो जाती है, आपकी परसेप्शन चेंज हो जाती है जब इस तरह के, और उस वक्त आपके पास कोई सपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं होता। सो एज ए यंगस्टर मैं उससे ख़ुद गुज़रा। फिर मेरे साथ के जो लड़के थे जो पाकिस्तान को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया और बड़ा अरसा किया, जब उन्होंने क्रिकेट ख़त्म की, इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उनको समझ नहीं आया कि वो क्या करें। तो वो एक बड़े ही एंजाइटी और डिप्रेशन के फेज़ में मैंने उन पाकिस्तान के प्लेयर्स को देखा। तो मेरा यहाँ से, और मैंने फिर मैंने एक बैंक में 5 साल काम किया, मेरा MBA फाइनेंस में था। तो आई वाज़ लकी कि मुझे इंग्लैंड के अंदर बैंक में जॉब मिली, मैं वो भी करता था और साथ क्रिकेट खेलता था समर्स में। तो वहाँ से मैं 2009 की बात है कि बैंक से रिडंडेंसी ऑफ़र हुई,
और फिर वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि यार मैं स्पोर्ट्स में कुछ पढूं और दोबारा इस चीज़ पे आऊँ। मेरा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट साइड पे था, लेकिन जब मैंने मज़ीद रिसर्च की तो मैंने कहा स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं ख़ुद भी कनेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे ख़ुद ये एक्सपीरियंस है। मैंने अपने दोस्तों को एक उससे देखा तो मैंने कहा इसका बड़ा इम्पैक्ट है आने वाले दिनों में स्पोर्ट्स में। और देखें, अगर आप मेंटली टफ़ नहीं हैं, आप स्पोर्ट्स में या किसी भी चीज़ में सर्वाइव नहीं कर सकते, स्पेशली इन दोज प्रोफेशंस जहाँ पे आपको अंडर प्रेशर परफॉर्म करना होता है। जी बिल्कुल। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि ये किया, और आई वाज़ लकी कि मुझे इंग्लैंड की मैंने उस यूनिवर्सिटी से किया जो कि यूके के अंदर स्पोर्ट्स साइंसेस में नंबर 1 रैंक थी। और हमारे स्पोर्ट्स साइंस स्कूल के पास यूनिवर्सिटी के इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का। तो वो मुझे बड़ा एक एक्साइटिंग एक अपॉर्चुनिटी लगी, वहाँ से किया। और फिर बस अल्लाह का करम है कि वो एक जर्नी फिर शुरू हो गई। जी जी। तैमूर साहब, जैसे आपने बात की कि जब तक हम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो हम कोई ऐसे प्रोफेशन में जॉब नहीं कर सकते या उसको पिक नहीं कर सकते जहाँ पर हमें प्रेशर में परफॉर्म करना है। तो इसी तरह हम माइंडसेट की तरफ आते हैं। एक चैम्पियन माइंडसेट से क्या मुराद है आपके ख्याल से? देखिए, जो मैं आपके सवाल के ऊपर आने से पहले आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट टच अपॉन किया कि किसी भी फील्ड के अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ स्पोर्ट के अंदर प्रेशर है। आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपके ऊपर वर्क प्रेशर्स हैं। आप पॉलिटिक्स में, उसके अंदर डिफरेंट प्रेशर्स हैं। हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री के अंदर अपने अपने प्रेशर्स होते हैं। द ब्यूटी ऑफ साइकोलॉजी इज़ कि एक साइकोलॉजी के जो प्रिंसिपल्स हैं दे कैन बी अप्लाइड इन एनी इंडस्ट्री, इन एनी फील्ड। ठीक है। जो सबसे बड़ी और जो मुझे स्पोर्ट्स के बाद सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी की फील्ड लगी वो पॉलिटिकल साइकोलॉजी लगी। अमेरिका, यूके, ये जो डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे जो पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ उनके साइकोलॉजिस्ट होते हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम करते हैं, उन्होंने क्या लफ्ज़ बोलने हैं जिसका इम्पैक्ट उनके लिसनर को होगा। देखें, पावर क्या है? पावर ये है कि आप अगले बंदे के डिसीजन को और उसके बिहेवियर को अगर आप इन्फ्लुएंस कर दें जी, तो आप पावर में। ये मैं पावर की बड़ी छोटी सी आसान आपकी ऑडियंस के लिए मैंने एक डेफिनेशन दे दी है। इसी तरीके से अब उसके लिए इनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, उसके साथ इनके पास एक मशीनरी होती है जिनको काम कर रही होती है, और फिर जाके वो इलेक्शन में जाते हैं, ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपना मैनिफेस्टो बताते हैं, ताकि और फिर लोगों के, अब तो रिसर्च और डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप हर जगह पे पेनिट्रेट कर सकते हैं। देखिए, चैम्पियन माइंड की जो आपने मुझसे ऐसा सवाल किया, उसके लिए बड़े किसी के अंदर भी आपके अंदर सर्टेन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपको पता भी नहीं होता वो एक प्लेयर या एक इंसान के अंदर होते हैं ड्यू टू हिज सोशल एंड इकोनॉमिक अपब्रिंगिंग, वो किस माहौल में पला बड़ा है। कुछ होते हैं जो आपको एडॉप्ट करने पड़ते हैं और उनके ऊपर आपको प्रैक्टिस करके अपने अंदर लेके आना पड़ता है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। चैम्पियन माइंड के लिए मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो ये है कि हर इंसान के करियर में, आ जाए वो स्पोर्ट्समैन है या वो स्पोर्ट्समैन नहीं है, वो आपका भी करियर हो सकता है। आपको ऑब्स्टिकल्स और सेटबैक्स आएंगे आपकी लाइफ में, आप उनको किस तरीके से लेते हैं, उनको किस तरीके से आप उनके एनालिसिस करते हैं और फिर बाउंस बैक करते हैं। सबसे पहले तो ये कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा ये है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, आप जब तक अनटिल अनलेस ये नहीं अपने जहन के अंदर लेके आएंगे कि एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप क्लोज़र टू योर सक्सेस, उससे आपने क्या लर्न किया, हाउ आपने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी है तो चेंज की, यानी कि आपके एनालिसिस, आपकी जो एनालिटिकल माइंड है वो उससे बड़ा एक्टिवेट होता है। तीसरा ये होता है कि आपको रिस्पेक्ट करना है। स्पोर्ट्समैन अगर अपने ऑपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, अपने गेम को रिस्पेक्ट नहीं करेगा, आप प्रोसेस को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आप वो चीज़ नहीं कर सकते। तो जो तीसरा आ गया वो इसके अंदर आ गया रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, रिस्पेक्ट ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। एक क्रिकेटर है, वो 200 के ऊपर नॉट आउट जाता है एक टेस्ट मैच में, उसने अगले दिन आके दोबारा से स्टार्ट करना है। ठीक हो गया जी, बिल्कुल। एक इनिंग में 100 करता है, अगले इनिंग में आके उसने दोबारा 0 से स्टार्ट करना है, तो वो एक प्रोसेस है। फास्ट बॉलर आके बॉलिंग करता है, उसने एक बॉल डिलीवर कर दी, उसके बाद उसने वापस अपने रनअप पे आना है, फिर भाग के आना है। तो इस प्रोसेस की रिस्पेक्ट करना और एंड लिविंग इन द मोमेंट। देखें, मेरे और आपके कंट्रोल में सिर्फ वो चीज़ है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। आज अभी से 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद क्या होना है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो 15 मिनट पहले हो चुका वो मेरे और आपके कंट्रोल में अब नहीं है। हम अपने
प्रेजेंट को अपना बेस्ट दें उसके अंदर और उसको कंट्रोल करना सीखें, तो क्या होगा कि हमारा फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, हमारा जो पास्ट है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो ये 4-5 चीज़ें ये चैम्पियन माइंड की। और फिर रेजिलियंस ये होती है कि यू डोंट गिव अप। आपका गिव अप एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यू बाउंस बैक। आपको हर्डल्स आए हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, यू गो बैक, यू वर्क हार्ड एंड यू कम बैक स्ट्रॉन्गर। ठीक है, रेजिलियंस, अगर आपके अंदर रेजिलियंस है तो आप अगेन यू हैव गॉट अ चैम्पियन माइंड। ठीक है, एंड देन विनिंग इज़ एन एटीट्यूड। ये याद रखिएगा, विनिंग इज़ एन एटीट्यूड, विनिंग इज़ अ हैबिट, लूजिंग इज़ अ हैबिट। बट जो विनिंग और लूजिंग में जो सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है एटीट्यूड का। यू नो, एक कॉन्फिडेंस। इससे क्या होता है, अब इसमें फिर फर्दर मैं इसको सब डिवाइड करूँगा, इसको फर्दर ब्रेक डाउन करूँगा एक्चुअली इनटू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चैम्पियंस माइंड के से मैं ये नहीं कि मैंने आपको ये 4-5 चीज़ें बताई हैं, लेकिन ये एक बहुत मैसिव सब्जेक्ट है। आपके लिए चैम्पियन माइंड आपके काम के लिए कुछ और होगी और आपको कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की ज़रूरत होगी। मेरे लिए कुछ और होगी, किसी प्लेयर के लिए कुछ और होगी, एक पॉलिटिशियन के लिए कुछ और होगी, एक अकाउंटेंट के लिए कुछ और होगी। तो इसीलिए फिर वहाँ पे हम जैसे एक्सपर्ट्स आते हैं, वो एनालाइज करते हैं, हम अपने साइको एनालिसिस करते हैं, डिफरेंट हमारे पास मेजर्स होते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि ठीक है ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ अ चैम्पियन माइंड, ऑफ अ विनिंग माइंड एक्चुअली, जो ये लैक कर रहे हैं, ये इनके अंदर ऑलरेडी हैं। उस एनालिसिस से हमें ये पता लग जाता है, अगेन इट्स अ साइंस। जी, ठीक है। और फिर वहाँ से जिस तरह आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक्सरे करके देखता है अच्छा ये हड्डी टूटी है, क्या हुआ है। तो इसी तरीके से हम फिर वो एनालिसिस करके बताते हैं कि ये, लेकिन अगर मैं उसको जनरलाइज सब में बताऊं तो वो मैंने आपको उसका जवाब दे दिया है। बिल्कुल मुझे सब आपने बड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो एक यंग स्पोर्ट्समैन कैसे नरिश और पॉलिश कर सकता है अपने चैम्पियन माइंडसेट को? देखिए, सबसे पहले ज़रूरी है कि ये चीज़, ये मेरे ख्याल में सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने ये जो सवाल पूछा है, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने मुझसे पूछा है। देखिए, अगर आपने स्पोर्ट्स की मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, अंडर 15 लेवल से बच्चों के जहनों के ऊपर काम करने शुरू कर देना चाहिए। उनके अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स के उनके एनालिसिस होने चाहिए कि वो उनकी क्या पर्सनालिटी है, वो इंट्रोवर्ट हैं, वो एक्सट्रोवर्ट हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, उनकी क्या सोशल और इकनॉमिक अपब्रिंगिंग है। एक प्रॉपर एक एनालिसिस होते हैं, एक पर्सनालिटी एनालिसिस होते हैं, एक सोशल एनालिसिस होते हैं, एक इकनॉमिक एनालिसिस होते हैं। उससे आपको ये पता लग जाता है कि इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स वो लैक कर रहे हैं। फिर वहाँ पे इनके साथ एक टीम ऑफ साइकोलॉजिस्ट इनके साथ काम करना शुरू करें। डिफरेंट प्रैक्टिसेस होती हैं। एक क्रिकेटर होता है, वो नेट में आके अपने स्किल के ऊपर काम करता है, वो जिम में जाके अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करता है, ऐसे ही होता है, लेकिन मेंटल साइड के ऊपर कोई काम नहीं करता। जबकि जब आप कंपटीशन के अंदर जाते हैं, जब मैच में, तो 80% इज मेंटल। जो अपनी नर्व्स को बेहतर कंट्रोल कर गया, जो मेंटली अपने आप को उसने कंपोज रखा, वो वहाँ पे परफॉर्म कर देगा, क्योंकि उसके लिए बाकी चीज़ें जो होती हैं वो इररेलेवेंट हो जाती हैं। उसका फोकस इतना टनल विजन होता है उसका कि मैंने इस वक्त ये परफॉर्म करने या ये हासिल करने आया हूँ आज, ठीक है। तो वो फिर उस तरफ लग जाते हैं, उनका जहन उसी तरफ, वो एक ही चीज़ की तरफ जा रहा होता है। अगेन ये चीज़ें प्रैक्टिस के साथ होती हैं, ठीक है। मैं ये मशवरा ज़रूर दे सकता हूँ आपके इस प्रोग्राम के थ्रू और आपके इस सवाल को आसान करने के लिए कि जो क्रिकेट बोर्ड है पाकिस्तान का, या जो स्पोर्ट्स बोर्ड है जिनके नीचे ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक के अंदर सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती है एथलीट्स को, सबसे ज़्यादा, ठीक है। हर स्पोर्ट में होती है, लेकिन ओलंपिक स्पोर्ट्स पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ से इन लोगों को एसोसिएट करना शुरू करें, इनके कोचेस के साथ, इनके ट्रेनर्स के साथ, इनको साइकोलॉजिस्ट भी दें, तो उससे ये होगा कि हर एक अच्छा डेटाबेस बनना शुरू हो जाएगा। उनके सब, जब उनके माइंड के ऊपर काम हो रहा होगा, हर एक को एज एन इंडिविजुअल ट्रीट करना है, ठीक है। आपकी अपनी प्रॉब्लम्स है, मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है। अगर मैं उसको जनरलाइज कर दूंगा तो मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट अपना काम नहीं कर रहा। मुझे रिस्पेक्ट देनी है आपकी प्रॉब्लम्स को और किसी और की प्रॉब्लम्स को भी, और उनको मैंने सेपरेट रखना है। हमारे मुल्क के अंदर लोग खुलते नहीं हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ को एक टबू समझा जाता है यहाँ पे, ठीक है। जबकि मेंटल हेल्थ अगर नहीं है तो दैट कैन हैव अ वेरी वेरी बैड इफ़ेक्ट ऑन द फिज़िकल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल। तो इस वजह से इट्स अबाउट टाइम कि इस चीज़ के ऊपर अगर लोगों को प्रॉब्लम है वो आएँ,
मुझसे बहुत लोग सोशल मीडिया के ऊपर ज़ीशान मुझे डीएम करके मुझसे बात करते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, मैं उनको उसकी सलूशन प्रोवाइड करता हूँ। लेकिन मेरे पास कोई गोली नहीं है कि मैं आपको सुबह दोपहर शाम दूँ तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या मैं आपको इंजेक्ट कर दूं तो आपकी मोटिवेशन लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। नहीं, इट्स अ प्रोसेस। छोटी चीज़ें हैं, ये बच्चों के साथ अगर हम 15-16 साल की उम्र से शुरू करें इन स्पोर्ट्स, और इवन स्कूल के अंदर सोशल साइंसेस, बिहेवियर्स को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। सैडली पाकिस्तान के अंदर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स साइंस की फैकल्टी नहीं है, तो दिस इज़ वेरी सैड। ठीक है ना। तो हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं वो किसी भी माशरे को शेप करने में उनका सबसे अहम किरदार होता है। तो जो भी पाकिस्तान के अंदर अथॉरिटीज़ हैं जिनके अंडर एजुकेशन आती है, उनको चाहिए कि इन चीज़ों की तरफ देखें। पाकिस्तान में स्पोर्ट देखें, दुनिया भर में स्पोर्ट्स इज़ $1 बिलियन इंडस्ट्री नाउ। तो और हम सैडली वन स्पोर्ट कंट्री हैं, वो क्रिकेट है। तो इसके अंदर अगर हम ये चीज़ें नहीं लेके आएंगे दैन वी विल नॉट बी एबल टू कि हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अरसे तक और बेस्ट होके कम्पीट कर सकें। तैमूर साहब, जिस तरह आपने अभी बताया कि अंडर 15 से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए, इनके माइंडसेट के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आपने 3 से 4 टिप्स देनी हो अंडर 19 प्लेयर्स को, अंडर 15 प्लेयर्स को, क्लब क्रिकेट जो लड़के खेल रहे हैं आजकल यंग, इनको कि उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो, तो वो क्या होंगे? लेकिन सबसे पहला ये कि किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जब आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लेयर को जो सबसे बड़ी एंजाइटी होती है या जो खौफ होता है वो परफॉर्मेंस का होता है कि आज मुझसे होगा या नहीं होगा। तो आपने अपने थिंकिंग प्रोसेस को पॉजिटिव करना है। मैं बच्चों को सिर्फ ये एडवाइस करूँगा, 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, सिर्फ स्पोर्ट्स में नहीं, अपनी आम ज़िंदगी में भी। उसको कहते हैं SLS। S का मतलब सी यानी कि आप देखते हैं, L का मतलब लिसन, सुनते हैं, और S का मतलब से यानी कि आप मुँह से बोलते हैं। इन तीनों चीज़ों को सिर्फ कॉन्शियस एफर्ट करके पॉजिटिविटी की तरफ रखें। पॉजिटिविटी से मेरा मतलब ये है कि आप अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी मुंह से अच्छी बात कहें। आप लोगों की अच्छी बात सुने, अगर वो किसी की बुराई कर रहे हैं, कोई गलत बातें कर रहे हैं, वहाँ से अपने आप को विड्रॉ कर लें, ठीक है, और हर एक के अंदर अच्छा देखें। जब आप ये चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू करेंगे, आपका माइंड पॉजिटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि प्रेजेंट मौके के ऊपर खौफ एग्जिस्ट नहीं करता, ये साइंस ने प्रूव कर दिया है। खौफ कब आता है? जब आप आगे का सोचते हैं, यार मैं कल मैच खेलूंगा, उसमें मुझसे रन्स ना हुए तो क्या होगा, तो आप अपने अंदर खौफ ले आए। क्यों? क्योंकि आप अपनी सोच आगे की ले गए। इसी तरह आप पीछे का याद करते हैं, यार उस मैच के अंदर मैं 0 पे आउट हो गया था, या उस मैच में मुझसे गोल नहीं हुआ था, या XYZ, तो आप अगेन नेगेटिव चीज़ सोच रहे हैं, तो आपके अंदर खौफ आ गया। और खौफ कैसे आया? एक पिछली सोच, पिछले इमोशन और पिछली परफॉर्मेंस को याद करके, और एक आगे का नेगेटिव सोच के। अगर आप इसको चेंज करें और आप इसे ये सोचें कि पीछे जो आपकी अच्छी परफॉर्मेंसेस को याद करें, और आगे ये सोचें कि आपने कल मैच में जाना है, आप किस तरीके से 100 करें, अपने आप को करते हुए देखें, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये थिंकिंग प्रोसेस है। जहन सिर्फ एक चीज़ करता है, वो सोचता है हर वक्त, या तो पीछे के एक्सपीरियंसेस को याद करता है, या आगे जो होने वाला है उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव आपको उसकी इमेजिनेशन दे रहा होता है। क्या होना है? दैट्स इमेजिनेशन। ठीक हो गया? तो अगर आप इसको पॉजिटिव रखेंगे, आपके अंदर फेयर कभी भी नहीं होगा। ठीक है? मोमेंट के अंदर फेयर एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं, ये बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट बात की है। बिल्कुल इस तरह। ठीक हो गया? ये मेन पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट। और तीसरा ये कि आपने मुझसे 2-3 पॉइंट्स की बात की। तीसरा मैं ये कहूँगा कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि डिसिप्लिन। ठीक है? अगर आपने अपनी लाइफ के अंदर डिसिप्लिन लाना है, तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। कोई भी बड़ा प्लेयर, कोई भी बड़ा इंसान कुर्बानियों के बगैर नहीं बनता। ठीक है? आपने अगर स्पोर्ट्स खेलना है, तो आपने डेडिकेशन के साथ उसको टाइम देना है। आपने अपने स्किल पे भी काम करना है, आपने अपने फिज़िकल फिटनेस के ऊपर भी काम करना है, आपने अपनी मेंटल स्ट्रेंथ के ऊपर भी काम करना है। ठीक हो गया? तो इससे होता क्या है शान, कि इससे आपके अंदर डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है। जब लाइफ में डिसिप्लिन आता है, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें सेक्रीफाइस करें जो आपकी उम्र के बच्चे कर रहे हैं, लेकिन यही चीज़ 5-10 साल बाद आपको उसका ऐसा रिवॉर्ड देती हैं कि आप फिर बाबर आजम, रिजवान, शाहीन आफरीदी जैसे प्लेयर बनते हैं। हमारे मुल्क के अंदर अगर आप देखें तो बहुत बड़े ग्रेट्स गुजरे हैं। बाबर आजम इज़ अ करंट ग्रेट। ठीक है? ये विदाउट अ डाउट ये दुनिया का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर। इसने अपने आप को अनाउंस कर दिया। अभी तो इसका करियर एक तरह से
इन द मिडल या अर्ली स्टेजेस के अंदर जी, है जी। अभी, तो ही हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। तो उसकी जो लाइफ, ये इस सवाल पे मैं आपके बाद में बाबर आज़म के ऊपर मैं पूरा अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन यही बात है कि इन लोगों में और बाकी प्लेयर्स में क्या फ़र्क है कि इनकी लाइफ का जो डिसिप्लिन है वो बाकी लोगों से बहुत बेहतर है। इनकी रूटीन्स हैं जी, ये प्रोसेस को रिस्पेक्ट देते हैं, ये रोज़ सुबह उठ के जिम जाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, ये एक तरह से रोबोटिक हो जाते हैं। जी, आपने बात बिल्कुल सही की। पाकिस्तान, हम लोग 24-25 करोड़ की आवाम है, इसमें से 11 लड़कों ने खेलना है, एक ने कप्तानी करनी है, लेकिन वो वही करेगा जो बेस्ट होगा। एग्जैक्ट, ठीक है, और अगर आप पाकिस्तान के बेस्ट हैं तो इसका मतलब है इंशाल्लाह आप दुनिया के भी वन ऑफ द बेस्ट हैं। ठीक है, तो देखें, और कोई हम अगर अपने जहन को एक चीज़ हासिल करने पे प्रॉपर्ली अप्लाई करें, इंसान हर चीज़ हासिल कर सकता है। बिल्कुल सर। हम चैम्पियन माइंडसेट की बात कर रहे हैं, तो अगर हम क्रिकेट से थोड़ा सा हटते हैं, तो अब क्रिकेट में तो बेसिकली डाटा और स्टैट्स की ऊपर बात होती है कि इतने स्कोर्स कर ली तो आप जीत गए और इतने स्कोर्स ना किए तो आप हार गए, मतलब ये लाइन क्रॉस की तो नो बॉल है, और इस तरह प्रॉपर मेजरेबल परफॉर्मेंस भी मेजर हो सकती है, हर चीज़ मेजर होती है। लेकिन अगर हम बिज़नेस और आर्ट्स की तरफ आएँ तो उसमें अपना एक इंडिविजुअल कैसे अपना माइंडसेट, चैम्पियन माइंडसेट बिल्ड कर सकते हैं? देखें, उसके डायनामिक्स और हैं। वर्क प्लेस जो एक एनवायरनमेंट होता है, अब मैं थोड़ा सा एनवायरनमेंट के ऊपर बात करता हूँ। चैम्पियन माइंडसेट की जो आप मुझसे बात करें, मैंने आपको जो कैरेक्टरिस्टिक्स शुरू में बताए जी, वो हर जगह पे अप्लाई होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक एनवायरनमेंट बनाना पड़ता है। मैं एक कंपनी का CEO हूँ या मैं एक कंपनी के अंदर मैनेजर हूँ, तो मेरे नीचे कुछ लोग हैं जो काम कर रहे हैं। मेरी एज ए लीडर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करूं। उनकी परफॉर्मेंस मैं उस वक्त बेहतर कर सकता हूं जब मैं उनके लिए प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करूं। आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताता हूं, एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट देखें इंसान की ज़िंदगी में। आपको पूरा एक मेंटल प्रोसेस यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ और वो आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। आप किसी भी जगह पे जाते हैं तो आप एक एनवायरनमेंट के अंदर एंटर होते हैं। आप एक ऑफ़िस में चले जाएं, चाहे आप एक कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएं, चाहे आप एक एयरलाइन के ऑफिस में जाएं, चाहे आप एक प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस में जाएं, चाहे आप ग्राउंड में आएँ, ये प्लेयरों का ऑफिस है। हर जगह का एक एनवायरनमेंट है। जब आप एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं तो आपका माइंड 5 चीज़ों से, आपके 5 एंटेने जिससे माइंड आपसे सिग्नल लेता है। आपकी आंखें जिससे आप देखते हैं, आपके कान जिससे आप सुनते हैं, नाक जिससे आप सूंघते हैं, आपका मुंह या आपकी ज़बान जिससे आप टेस्ट करते हैं या बोलते हैं, और ये आपके हाथ जिससे आप टच करते हैं। ये 5 आपके एंटेनाज हैं। ठीक है, इससे माइंड सिग्नल ले रही होती है कि आप किस एनवायरनमेंट में। जैसे ही आप डिफरेंट एनवायरनमेंट में जाते हैं, आँखों ने कुछ और एनवायरनमेंट देखा, उसकी एक अपनी स्मेल होती है, नाक ने सूंघा, वहाँ पे कोई और आवाज़ें होती हैं, कानों ने सुना, तो आपकी माइंड के अंदर ऑटोमेटिकली आपकी सेंसेस एक्टिवेट हो गई, तो आपके अंदर सेंटिमेंट्स बने। ठीक है, वो सेंटिमेंट्स लीड करते हैं इमोशंस में, यानी कि एक फ़ील आती है आपको अंदर की, वहाँ से फीलिंग आती है। उन इमोशंस और फीलिंग का इम्पैक्ट होता है कि आप उस माहौल में किस तरीके से बिहेव करेंगे, और वो जो आपके बिहेवियर होते हैं वो आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपकी बोल चाल में, या अगर आप कोई कारोबार करने गए या आपने कोई डिसीजन लेना है, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए वर्किंग एनवायरनमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। एज ए लीडर, देखें, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर मैं बड़ा यकीन करता हूँ। मेरी बड़ी रिसर्च है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप के ऊपर। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप में ये होता है कि जो लीडर होता है वो अपने आप से इतना, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि वो अपनी टीम में भी लीडर्स को डेवलप कर देता है। और वो किस तरीके से करता है, उसके अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो अपना विजन बड़ा क्लियर रखता है कि मैंने क्या अचीव करना है और मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। फिर उसके साथ ये विजन एक हो गया, फिर वो एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट प्रोवाइड करता है उस चीज़ की तरफ जाने के लिए। दूसरी चीज़ सपोर्ट आ गई। तीसरा होता है कि वो उनको चैलेंज करता है कि मुझे ये हासिल करना है। तो विजन, सपोर्ट, चैलेंज, जिसको कहते हैं VSC। फिर मैंने उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना है ताकि मैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करूँ, और फिर मैंने साथ उनको चैलेंज करना है। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके साथ ये आगे कि मैं लीडर, यानी कि इसको कहते हैं, मैं आपको अगर स्पोर्टिंग टर्म में बताऊं, कोच और एथलीट, कोच प्लेयर रिलेशनशिप। इस तरह मैनेजर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। पर्सनालिटी क्लैशेस आते हैं, ठीक हो गया।
कुछ लोग लीडर को नहीं पसंद आते पर्सनालिटी, कुछ पसंद आती हैं, बाइसेस हर जगह पे होते हैं। तो अगेन इसके भी मेजर्स इन प्लेस होते हैं। उसमें ये होता है कि आप जो मेरी टीम के बंदे हैं, मैं उनसे जाके कहूँगा जी कि ये मेरे बारे में आप बताएं। उसमें सर्टेन एक सवालों का एक मेजर होता है, इसको मेजर कहते हैं कि आपको पता लग जाता है कि जब आपको ये पता लग गया कि डिफरेंसेस कहाँ पे आ रहे हैं, तो फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट आप एक ब्रिज क्रिएट करते हैं। उस ब्रिज के अंदर ये होता है कि आप उनके लिए एक कॉमन ग्राउंड फाइंड करते हैं और आप फिर वापस उनको विजन, सपोर्ट और चैलेंज की तरफ लेके जाते हैं, ताकि उनका मकसद, उनको जिस मकसद में या जो भी उनका एक प्रोजेक्ट है या ऑर्गेनाइजेशनल एक गोल है, उसकी तरफ वो वापस उस रास्ते पे आ जाए। तो ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, अगेन साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स हर इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट सेम है। अच्छा तैमूर साहब, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में बताया और आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ भी एफिलेटेड रहे हैं एज अ स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, तो सर आपका वहाँ पे रोल क्या था और थोड़ा सा उसके बारे में हमारी ऑडियंस को बताएं। देखिए 2019 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था इंग्लैंड के अंदर, तो मैंने पाकिस्तान टीम को ज्वाइन किया 2 सीरीज़ पहले। 5 वनडे की सीरीज़ थी यूएई के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ। फिर उसके बाद हमने इंग्लैंड जाना था वर्ल्ड कप खेलने, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के 5 वनडे इंटरनेशनल थे और 1 T20 था इंग्लैंड में, और फिर वर्ल्ड कप खेलना था इंग्लैंड में ही। तो वो एक उस हिस्से में मैं पाकिस्तान टीम के साथ रहा। मेरा रोल ये था, प्लेयरों को मेंटली मैंने स्ट्रॉन्ग करना है, लेकिन मैं उनके अंदर सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लेके आ सकता था। मैंने और मिकी आर्थर ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल मीटिंग की और हम इस चीज़ के ऊपर हमने यूनानिमसली हमने इसको डिसाइड किया। ऑब्वियसली मुझे कोचेस की भी उसके अंदर इनपुट चाहिए होती थी कि मैं कोचेस के साथ काम करूंगा और मैं प्लेयर्स के साथ काम करूंगा ऑन वन बेसिस, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर कोई भी साइकोलॉजिस्ट ने कभी टूर पे काम नहीं किया जी। और एज ए साइकोलॉजिस्ट मुझे प्लेयर्स के ट्रस्ट सबसे पहले गेन करना है ताकि वो मेरे सामने खुलें। जब मैंने उनका ट्रस्ट गेन कर लिया तो दे विल ओपन अप विद देयर प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास टाइम इतना नहीं था, लेकिन इवेंचुअली ये हुआ कि आप जब अच्छा काम कर रहे होते हैं, एक प्लेयर को फ़ायदा होता है तो वो अपनी टीम के दूसरे प्लेयर को बताता है, तीसरे को बताता है, तो प्लेयर्स का आप ट्रस्ट गेन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी सिशान कि जब मैं टूर पे साथ था, तो एक तो आप एक शहर से दूसरे शहर, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, इतनी ट्रैवलिंग, प्लेयर्स के ऊपर ट्रैवलिंग फटीग है, फिर स्ट्रेसेस हैं। मैंने एंजाइटी कंट्रोल की उनकी। परफॉर्मेंस एंजाइटी इज़ गुड। परफॉर्मेंस एंजाइटी ये होती है कि प्लेयर एक इन्वायरमेंट में खेलने जाता है तो उसको एक एंजाइटी को हमने चेंज किया। हमने ये लफ्ज़ लेके आए कि ये जो इन्वायरमेंट है ये एक्साइटिंग है, ये एक अपॉर्चुनिटी है फॉर देम टू परफॉर्म। तो हमने कुछ लफ्ज़ों को चेंज किया ताकि उनकी परसेप्शन चेंज हो जाए। हमने प्रेशर के लफ्ज़ को कहना छोड़ दिया, हमने सीनियर जूनियर की बात करना छोड़ दी। हमने ये करना शुरू कर दिया कि कोई टीम में सीनियर जूनियर नहीं है, एक प्लेयर ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एक लेस एक्सपीरियंस है, क्योंकि जूनियर सीनियर में फिर वो थोड़ा सी डिवीज़न आ जाती थी। तो मैंने मिकी आर्थर को ये चीज़ें समझाई और उसने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया और फिर मैंने वो टीम तक वो चीज़ें बातें की। 1-on-1 के अंदर हर प्लेयर की डिफरेंट थोड़ी प्रॉब्लम्स थी जो मुझसे शेयर करते थे, उनको हम फिर मैनेज करना शुरू किया। मैं चेंजेस नहीं ला सकता था क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़े वर्ल्ड कप के अंदर जा रहा था, तो हमने परसेप्शन के ऊपर काम किया। हमने कोच और एथलीट के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने की बात की और उसके ऊपर हमने मेजर करके उसके अंदर जो डेफिशिएंसी थी उन चीज़ों को मैंने पॉइंट करके उनके ऊपर अनकॉन्शियसली प्लेयरों को पता लगे बगैर उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बिहेवियर्स को हमने नोटिस किया, कुछ के हमने बिहेवियर्स के ऊपर काम किया, उसका इम्पैक्ट बड़ा अच्छा हुआ। पाकिस्तान सिर्फ रन रेट के ऊपर वर्ल्ड कप से बाहर हुआ, वरना पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेला 2019 का। तो वो एक पाकिस्तान का एक मोमेंटम बना। तो वही मैं चीज़ कह रहा हूँ कि और लड़कों की अगर आप हमने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया, ठीक है, हमने एक दूसरे के लिए सपोर्ट और लड़ने की बात की। अगर दूसरी टीम का कोई करता है तो आपने अपने प्लेयर के साथ स्टिक करना है। हमने एटीट्यूड की बात की ग्राउंड में, विनिंग एटीट्यूड इज़ अ माइंड सेट, फिज़िकल एटीट्यूड की भी बात की जी, ठीक है, क्योंकि आप देख रहे होते हैं अगले बंदे को। देखें, अगर हम फील्ड के ऊपर है पाकिस्तान टीम, तो जो 2 बैट्समैन हैं वो 2 बैट्समैन वर्सेस 11 फील्डर हैं, तो 11 ने उनको अनकंफर्टेबल कैसे करना है ग्राउंड के अंदर। छोटी छोटी डिटेल, क्या लफ्ज़ बोलने जो इनकी कंसंट्रेशन, इनके फोकस को हटाएंगे, ये बहुत डिटेल में होती है। ये बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। या वो
क्योंकि ये थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल ये और ऑब्वियसली मैं ये सारी खुल के, लेकिन मैंने आपको इसका एक राउंड अप एक दे दिया है कि किस चीज़ों के ऊपर मैंने काम किया पाकिस्तान टीम के साथ। वो सब हम मैचेस के ऊपर एक आम ऑडियंस जो है पब्लिक मतलब के कमेंट करती है कि ये परफॉर्मेंस अच्छी थी, बुरी थी, बहुत ज़्यादा करते हैं। आप एक डिफरेंट एंगल से उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। तो आपके ख्याल से कि प्लेयर की परफॉर्मेंस या माइंडसेट को चेंज करना इजी है या मुश्किल है? नहीं, प्लेयर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और बहुत से प्लेयर्स जो होते हैं वो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं और हर कोई अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है। और एज एन एक्सपर्ट जब आप उनके साथ जाते हैं तो ऑलरेडी एक रिस्पेक्ट वहाँ पे एग्जिस्ट करती है कि एक बंदा एक एक्सपर्ट है। आप डॉक्टर के पास एक प्लेयर उसी वक्त जाएगा जब उसको कोई इंजरी होगी, ठीक है, तो उसको ये पता है कि यार ये मुझे इससे फ़ायदा होगा। तो प्लेयर्स को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि और अब ख़ास तौर पे मैं ये कल्चर देख रहा हूँ कि मैं बहुत से प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम के जिनके साथ मैं 1-on-1 बेसिस काम कर रहा हूँ इस वक्त भी, ठीक है। और मैं उनको इवन वो टूर्स पे होते हैं तो मेरा उनके साथ फ़ोन सेशंस होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल बेसिस पे कर रहे हैं। वो हम ओवरऑल बहुत ज़्यादा चीज़ों पे नहीं काम कर रहे होते, हम बड़े बेसिक्स पे रहते हैं। उनको मैच बाय मैच, डे बाय डे अगर कोई हर्डल्स आ रहे हैं और वो फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके ऊपर फिर काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं, हम रूट तक पहुँचते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, किस तरीके से, फिर उसके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्लान बनता है और फिर उसके अंदर इंटरवेंशन प्रोग्राम बनता है कि अब हमने क्या क्या इनको चीज़ें करवानी है जिससे उसके अंदर बेहतरी हो। स्पोर्ट्स एक परफॉर्मेंस बेस्ड इंडस्ट्री है। जी। मैं जो काम कर रहा हूँ, जो लड़कों के ऊपर टेक्निक्स अप्लाई कर रहा हूँ, वो मुझे बड़ी जल्दी उसका रिज़ल्ट पता लग जाता है। अगर मैं उसको 5 इनिंग्स के ऊपर भी लूँ तो आजकल अगर आप देखें 10 दिनों में 5 मैच हो रहे हैं, तो मुझे 10 दिनों के अंदर पता लग गया कि उस प्लेयर की परफॉर्मेंस बेहतरी की तरफ गई है या नीचे आई है। तो रिजल्ट्स जो हैं वो बड़े क्विक हैं इसके अंदर। जी जी। ठीक है कि मैं इंटरवेंशन कर रहा हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट एक प्लेयर की प्रॉब्लम के साथ, उसको फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो ये चीज़ें प्लेयर की डिफरेंट, देखें हर एक की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको फिर हम उस हिसाब से एज एन इंडिविजुअल, जिससे मैंने कहा, हम उसको उस हिसाब से फिर केटर करते हैं। एक्सपीरियंस के मुताबिक द बिगेस्ट चोक होल्ड क्या आपने फाइंड किया किसी प्लेयर के माइंड सेट में? देखिए किसी को भी कोई ऐसा चोक, देखिए चोक ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि चोकर्स ज़्यादातर आजकल की क्रिकेट के, अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो वो एसोसिएट हुआ साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है। बड़े मैचेस का प्रेशर होता है, एक चीज़ आप कंटिन्यूसली हार रहे होते हैं और एक एट ए स्पेसिफिक टाइम इन अ बिग टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल में आके बाहर हो जाती है, तो उनको चोकर्स का नाम पड़ गया। इसी तरीके से एक प्लेयर आके 90s में अगर आउट हो जाता है तो वो कहते हैं वो 90s में चोक कर गया है, ठीक है। चोक का मतलब ये है कि आपकी माइंड ब्लॉक हो गई है, आपके अंदर फेयर आ गया है। क्यों? क्योंकि आपकी सोच पीछे चली गई है, यार मैं पहले भी 90s में आउट हो गया था। जब कंबाइंड टीम की एक सोच, कंबाइंड 11 प्लेयर हैं और ग्राउंड के अंदर है और वो कंबाइंड विदाउट टेलिंग एनीबडी, देखें बॉडी एनर्जीज पास करती है एक दूसरे से, ठीक है। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है ग्राउंड के अंदर जो 11 फील्डर होते हैं। जी जी। वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। आप इंटेंसिटी ज़रा सोचें जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 11 लड़के ग्राउंड के अंदर हैं, लड़के या लड़कियाँ अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। करोड़ों आवाम उनको देख रही है टीवी पे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल प्रेजेंट इन द स्टेडियम, 32-38 कैमरे दुनिया भर में उसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब तो डिजिटल आ गया है, डिजिटल आपके मोबाइल के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर आप लोग देख रहे होते हैं, तो ऑडियंस बहुत इंक्रीज़ हो गई है। तो जब एक कंबाइंड एक माइंडसेट के ऊपर पूरी टीम, अगर 11 हैं उनमें से मेजॉरिटी का भी माइंडसेट उस तरफ शिफ्ट हो गया कि यार ये पहले हुआ था, यानी कि उनकी सोच नेगेटिविटी की तरफ चली गई, तो वो क्या होगा कि वो एनर्जी विदाउट देम सेइंग एनीथिंग, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो आपस में पास होना शुरू हो जाती हैं। तो वो एक काइंड ऑफ अ नॉन बिलीफ अंदर आ जाता है, सेल्फ बिलीफ वहाँ से निकल जाता है। क्योंकि आप प्रेजेंट मौके पे नहीं होते, आपके कंट्रोल में सिर्फ वो बॉल है जो होने जा रही है। आप अगर किसी बॉलर से कहें कि चौथी बॉल पहले फेंक दो, वो नहीं फेंक सकता, उससे पहले पहली बॉल करनी है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, एक प्रोसेस है। तो ये माइंडसेट के ऊपर जो आपसे बात कर रहे हैं, देखिए माइंडसेट को कंट्रोल करने के लिए, पॉजिटिव रखने के लिए आपने अपनी थिंकिंग को कंट्रोल करना है। इसकी अगेन एक्सरसाइजेज होती हैं। हम प्लेयर्स को मैंने कुछ प्लेयर्स को बड़े एक्सटेंसिवली थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए और कॉन्शियस माइंड स्टेट में रहने के लिए
थ्रू इन्वायरमेंट मैंने उनको ये कंट्रोल करना सिखाया और इसकी प्रैक्टिसेस सिखाई। उससे ये होता है कि आपस में एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जीज और पॉजिटिव थिंकिंग पास ऑन होना शुरू होती है। तो ये एक चेन इफ़ेक्ट होता है, ये एक से दूसरे को जाती है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को। जहाँ तक चोकर्स की बात है तो ऐसे ये इट्स जस्ट काइंड ऑफ ये एक टर्म यूज़ की जाती है। आई एम श्योर कुछ चीज़ें इस तरह की होती होंगी, लेकिन हर टीम के साथ सिवाय पाकिस्तान के हर टीम के साथ साइकोलॉजिस्ट होते हैं। इंडिविजुअल्स के ऊपर ज़्यादा काम करना चाहिए। इवन इन अ टीम स्पोर्ट प्लेयर्स को एज एन इंडिविजुअल समझना चाहिए, नॉट एज अ ग्रुप समझना चाहिए कि जी मैं ये सोचता हूँ एज ए साइकोलॉजिस्ट कि इन पूरी टीम की एक ही प्रॉब्लम्स है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप उनकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना शुरू करते हैं, फिर वहाँ से ये होता है कि वहाँ से ये चोकिंग वाली चीज़ और ये सारी चीज़ें हट जाती हैं और टीम रेजिलिएंट हो जाती है और किसी भी सिचुएशन से अपने आप को, क्योंकि विनिंग माइंडसेट आ जाता है, चैम्पियन माइंडसेट आ जाता है, तो वो किसी भी पोजीशन से अपने आप को पुल बैक करके जीत हासिल कर लेते हैं। अच्छा तैमूर साहब, अभी करंटली जिस तरह एशिया कप चल रहा है, तो आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक आपके ख्याल से पाकिस्तान में अगर आपने बताना कि एक चीज़ अभी भी आप टीम में मतलब कि गलत देख रहे हैं और एक अच्छी चीज़ देख रहे हैं और आप अगर कुछ रिकमेंडेशन देनी हो, क्योंकि अभी फाइनल्स भी आएगा, संडे फाइनल है, तो क्या होगा? मेरे ख्याल में जो गलत चीज़ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से मैं ये कहूँगा कि मेरे ख्याल में ये बड़ा सीरियस कंसर्न है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, जिस तरीके से प्लेयर्स को इंजरीज़ हो रही हैं जी। एक बड़ा ही एक एक्सटेंसिव मेडिकल टीम पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल कर रही है, एक्सक्यूज़ मी। तो अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो ये दिस इज़ नॉट राइट। इसके ऊपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि क्यों हमारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं। दुनिया भर में क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, बाकी मुल्कों के, हमारे इंडिया के पहले मैच में 4 प्लेयर्स डिहाइड्रेट हुए, उनके क्रैम्प्स पड़े। तो पहले से उनकी बॉडीज़ को क्यों नहीं हाइड्रेट की, क्यों नहीं लोडिंग की गई? देखें, हर वर्कआउट एक टर्म यूज़ होती है लोडिंग। लोडिंग होती है कि आपने मैच से पहले कितना वर्कआउट करना है, आपकी बॉडी के अंदर कितना सॉल्ट, मिनरल, वाटर कितना इनटेक होगा, कितनी चीज़ों का, और फिर आप ग्राउंड में जाके उतरते हैं और परफॉर्म करते हैं। तो और ये सारा डेटा, आपने खुद ही कहा कि हर चीज़ अब डेटे के ऊपर है, हर चीज़ कंप्यूटराइज है। तो वाई दिस थिंग हैपन, दिस इज़ अ सीरियस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो अच्छी चीज़ वो ये है कि सबसे अच्छी चीज़ पाकिस्तान की क्रिकेट में मेरे ख्याल में इस तरह बाबर की लीडरशिप है। दुनिया का बेहतरीन प्लेयर, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, पॉजिटिव presence in the ground, positive mindset, strong believer in winning, strong believer in becoming the best in the world, ठीक है। और फिर उसके साथ डिसिप्लिन उसका ऑफ द ग्राउंड जी, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा है। मेरा वो आप समझ लें कि पूरी टीम एक तरफ, वो एक तरफ, उसकी अपनी एक रूटीन है जो वो हर रोज़ फॉलो करता है, चाहे मैच हो चाहे ना हो। उसकी डेडिकेशन, उसके डिसिप्लिन, उसका सेक्रीफाइस। तो बाबर इस वक्त पाकिस्तान की टीम का, आप समझ लें कि दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू पाकिस्तान क्रिकेट। तो हमें उसका जितना ख्याल रखा जाए वो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतर होगा। और दुनिया भर के अंदर प्लेयरों के जो, क्योंकि इतनी क्रिकेट हो रही है, उनकी बॉडी के ऊपर लोड होता है जी, लोड मैनेजमेंट हमारे अंदर बेहतर करनी पड़ेगी। शाहीन शाह अफरीदी को हर मैच नहीं खेलना, रिजवान को हर मैच नहीं खेलना, इससे आपकी बेंच स्ट्रेंथ भी स्ट्रॉन्ग होती है। आप दूसरे प्लेयर्स को इनके साथ रख के उनको खिलाएं। हर मैच आपने सीरीज़ जीत ली तो आप अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवा दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर टीम के ख़िलाफ़ शाहीन को भी खिलाएं और रिजवान को भी खिलाएं। तो मेरे ख्याल में ये जो मैनेजमेंट है इनकी बॉडी लोड की और इनके वर्क लोड की, वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा तैमूर साहब आपका फेवरेट प्लेयर और किस प्लेयर में आपने देखा कि बेस्ट माइंड सेट इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम? विदाउट अ डाउट बाबर आजम, विदाउट अ डाउट। शोएब मलिक, वेरी प्रोफेशनल, अगेंस्ट सेक्रीफाइस, डिसिप्लिन, अप्रोच। और मुझे शोएब मलिक की बहुत अच्छी चीज़ लगी टीम में साथ रह के कि वो यंगस्टर्स को, उसके मुंह से मैंने नेगेटिव चीज़ नहीं सुनी इस तमाम अर्से में। वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर, एक सीजन प्रोफेशनल की तरह अपने आप को कैरी करता है। एज एन एग्जाम्पलरी स्पोर्ट्समैन वो अपनी टीम के एनवायरनमेंट के अंदर भी अपने आप को कैरी करता है। सो दैट्स वेरी गुड अबाउट हिम। और मुझे शोएब का बहुत अच्छा एटीट्यूड लगा, शोएब मलिक का। बाबर आजम इज़ वर्ल्ड क्लास, मतलब फ्रॉम हिज डिसिप्लिन टू हिज रूटीन्स
to his performances and now his captaincy. He's growing as a captain. You know, he's growing as a captain. उसको वो decision ले रहा है, वो कभी कभार bold decisions ले रहा है जी, और which is very evident जिस तरह पाकिस्तान टीम परफॉर्म कर रही है। बिल्कुल, जैसा कि अभी जो बैक एंड वर्किंग होती है, जो डिसिप्लिन वो परफॉर्मेंस के थ्रू शो हो जाता है हमें। तैमूर साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ आप जितना भी अर्सा रहे हैं, कोई बेस्ट मेमोरी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें, जब भी आपको मतलब आप याद करते हैं कोई मोमेंट? बहुत सी ऐसी मेमोरीज़ हैं पाकिस्तान टीम के साथ। मुझे एक मेमोरी बड़ा ख़ास है, वो ये है कि वर्ल्ड कप के हम ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप में 2019 वर्ल्ड कप से पहले हमने दोनों सीरीज़ बहुत बुरे तरीके से हारी, अगेंस्ट इंग्लैंड और यूएई में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और वर्ल्ड कप में पहले मैच में हम वेस्ट इंडीज़ से बहुत बुरे तरीके से हार गए। तो बहुत, और बॉलर्स की परफॉर्मेंस डाउन हो रही थी। पाकिस्तान के बॉलर्स को 300 400 रन हो रहे थे। तो पाकिस्तान के जो बॉलिंग कोच थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर था। तो वो प्रेशर इतना हो गया था कि लोग पर्सनल होना शुरू हो गया और वो उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा था उस वक्त। और वो उन्होंने मुझसे ये बात की और वो ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप रेजिग्नेशन का सोच रहे थे। एंड ही हैड अ यंग फैमिली, तो ऑब्वियसली बच्चे भी सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो वो इतना इफ़ेक्ट कर रही थी। तो इंग्लैंड के साथ मैच था, उससे पहले मैंने एक प्लान किया कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है हम इसको यूज़ करेंगे इंग्लैंड के माइंडसेट को शेकअप करने के लिए। ये पाकिस्तान की क्रिकेट में कभी नहीं हुआ होगा। अच्छा, ये ऑस्ट्रेलिया ये टेक्निक यूज़ करता था, मैंने ये सब पढ़ा हुआ था। तो मैंने पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच को बुलाया। हम लोग इंग्लैंड के एक शहर में थे, मैं उनके साथ रात को वॉक पे बाहर निकला और मैंने उनसे कहा कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्री मैच आपने करनी है, ठीक है, आपने जाना और मैं आपको बताऊंगा आपने वहाँ पे क्या कहना है। कहता है मेरे ऊपर वैसी मीडिया इतना पीछे हुआ है, ये तो मेरे लिए दी एंड होगा। मैंने कहा ये तुम रिज़ाइन करने का ऑलरेडी सोच रहे हो, ये तुम अगर कर गए तो उससे होगा ये कि तुम खुद देखोगे कि ये चीज़ जो है हमारी फेवर में ट्विस्ट हो जाएगी, टर्न कर जाएगी। हमने प्लान ये किया, मैंने जो प्लान दिया पाकिस्तान के बॉलिंग कोच को ये दिया कि तुमसे सवाल करेंगे, तुमने ये बात करनी है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कितना भी डिफेंड कर रहे हों या अगर वो लोग दूसरी टीम पहले बैटिंग कर रही है वो कितने करेंगे। मुझे ये पता है कि दूसरी टीम को आउट करने के लिए हमें सिर्फ 10 बॉलें चाहिए। 300 बॉलों में से हमने सिर्फ 10 बॉलें करनी है और हम उन 10 बॉलों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम 300 बॉलों का सोच भी नहीं रहे। अब यहाँ पे नंबर्स भी आ गए। इंग्लैंड की टीम इतने कॉन्फिडेंस के साथ आ रही थी वर्ल्ड कप के अंदर और वो लोग इन चीज़ों को बाय इन करते हैं, क्योंकि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो रिसर्च हो रही थी यूनिवर्सिटी में, मुझे पता था कि दूसरी टीमों की किन किन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को, उनकी ट्रेनिंग को किस तरीके से ऑब्ज़र्व करके वहाँ से डेटा एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है कोचेस के ऊपर और कोचेस से वो पास होना है प्लेयर्स के ऊपर। तो मैंने जब ये चीज़ कही तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग कोचेस उन्होंने इसको बड़ा आला डिलीवर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उससे खामोशी हो गई उस हॉल के अंदर, क्योंकि किसी को समझ नहीं आया। उसने कहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मैंने उसको बॉडी लैंग्वेज के ऊपर काम किया। मैंने कहा तुमने थोड़ा सा एरोगेंट होके और बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट रख के करना है और तुमने ये कहना है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बॉलर, ये वर्ल्ड कप मैटर्स, कल हम इंग्लैंड को हरा देंगे क्योंकि मुझे पता है कि मेरे बॉलर्स ने 300 बॉलों पे हमारा फोकस ही नहीं है, हमारा फोकस सिर्फ 10 बॉलों के ऊपर है, हमने 10 बॉलों पे उन्हें आउट करना है जी। अब आपका दिमाग चकरा जाए कि ये बंदा पागल है, ये क्या बात कर रहा है। और वही हुआ इंग्लैंड के साथ और वो मैच हमने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप का हराया इंग्लैंड को और इंग्लैंड ने वो वर्ल्ड कप जीता। लेकिन पाकिस्तान से वो वर्ल्ड कप का मैच हारा और वहाँ से हमारा एक विनिंग स्ट्रीक शुरू हुआ, एक कॉन्फिडेंस आ गया टीम के अंदर। तो ये चीज़ मेरी पे ऑफ करी। एज ए साइकोलॉजिस्ट कभी कभार आपको आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये चीज़ मैं पहली दफ़ा आपके शो में बता रहा हूँ, ये कभी मैंने बताई नहीं है। थैंक यू सो मच। तो दिस इज़ समथिंग दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और इवन पाकिस्तान टीम के जो बॉलिंग कोच थे उन्होंने इसको जिस तरीके से पुल ऑफ किया, उन्होंने मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके, क्रेडिट गोज़ टू हिम एज वेल। तैमूर साहब, आपकी नज़र में एक प्रोफेशनल कौन होता है, स्पेशली इन स्पोर्ट्स? जैसे मैंने आपको बाबर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, वही एक प्रोफेशनल है। ठीक, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, सेक्रीफाइस, रेजिलिएंट, एट द सेम टाइम अपनी गलतियों से सीखना और
अपनी परसेप्शन के ऊपर काम करना और हर फेलियर को एक अपनी एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप क्लोज़र टू सक्सेस। हर नाकामी को अपनी कामयाबी से एक स्टेप क्लोज समझना, उससे लेसन लेना, सेल्फ अपने एनालिसिस करना, ठीक है, प्रोफेशनल लोगों की हेल्प लेना और उसके बाद अपने अराउंड एक पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम रखना। SLS अच्छा बोलना, देखना, कहना, अपनी माइंड को कंट्रोल करना, पीछे और आगे की सोच, मोमेंट में रहना। आप मोमेंट में रहेंगे ना खौफ होगा, you'll feel good। आपके ऑडियंस को फिर कह रहा हूँ, हमारे कंट्रोल में सिर्फ एक चीज़ है, द मोमेंट दैट वी ब्रीद इन, दैट्स इट। अगर मैं आपसे कुछ रिकमेंडेशन पूछूं, कोई बुक्स, ऐप, वेबसाइट्स जो आप यंग स्पोर्ट्स पर्सन्स को रिकमेंड करना चाहें जिनसे उनकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ हो, वो क्या होंगी? देखिए, बुक्स का मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा बुक्स रीड करता हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादातर जो फोकस होता है वो रिसर्च बेस्ड बुक्स के ऊपर होता है, क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स साइंस स्कूल का स्टूडेंट हूँ। तो हमारा अपने एक प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पे जो मैंने रिसर्च की फिर उसकी फ़र्दर एक्सटेंशन होती है। तो मेरा, क्योंकि मेरी फील्ड अप्लाइड साइकोलॉजी है, अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने मॉडर्न तरीक़ों से अपने आप को आगाह रखना होता है। एज समबडी हु इज़ नॉट ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट और दे वांट टू इम्प्रूव देमसेल्फ, तो मेरे ख़्याल में सबसे बेहतर चीज़ ये होती है कि जो भी आपके आपके जो लोग आपको इंस्पायर करते हैं लाइफ में, उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में रिसर्च करें। जो बड़े एथलीट्स हैं उन्होंने अपनी किताबें लिखी हैं, उन किताबों को पढ़ें, उनको उसमें से बेस्ट चीज़ें लें। हर चीज़ नहीं अपने ऊपर अप्लाई करनी, जो चीज़ें आप समझते हैं कि आप अडॉप्ट करके बेहतर होंगे वो करें और रीडिंग करें। आजकल डिजिटल का ज़माना है, यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज़ मिलेंगी। इंस्पायर अपने आप को करें। मैं एक और चीज़ आपके प्रोग्राम से, ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की है अपने डिफरेंट इंटरव्यूज़ के अंदर, कि हमारे जो लोग हमारे मुल्क में टीवी ड्रामास बनाते हैं, जो मूवीज़ बनाते हैं, सिनेमा बनाते हैं, उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। उनको इंस्पिरेशनल मूवीज़ बनानी चाहिए हमारे स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगियों के ऊपर, बिजनेसमैन की ज़िंदगियों के ऊपर, जिन लोगों ने पाकिस्तान में बड़े काम किए। उससे आप एक यूथ को इंस्पायर करते हैं, आप अपनी सोसाइटी को, आप अपने मुल्क के माशरे को शेप करते हैं। तो प्लीज़ इसमें आएँ, ये बहुत बड़ी फील्ड है। इसके अंदर जो लोग इन्वेस्ट भी करेंगे उसके बहुत बेहतरीन रिटर्न होंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि लोग जब वो जाके देखेंगे हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें बनी नहीं हैं। आप वेस्ट में देख लें, आप नेबरिंग कंट्री में देखें, वो अपने एथलीट्स को, अपने बिजनेसमैन को, अपने पॉलिटिशियंस के ऊपर उनकी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करते हैं थ्रू सिनेमा, थ्रू टीवी ड्रामास, थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज़। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तैमूर साहब, जिस तरह अभी क्रिकेट का बहुत ज़्यादा लोड है, लाइक लीग्स आ रही हैं, लाइक PSC लीग या कश्मीर प्रीमियर लीग, जैसे पहले भी हमारा जिक्र हुआ, तो और सोशल मीडिया का भी प्लस अभी दौर है, तो एक स्पोर्ट्स पर्सन कैसे अपनी पर्सनल वेलबींग को सस्टेन कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अब मैनेज करना, लोड मैनेजमेंट। ज़रूरी नहीं है कि आप हर लीग खेलें। अगर आप देखें तो इस वक्त, अगर मैं क्रिकेट की आपने क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड मुझसे सवाल किया है, तो प्लेयरों की जो करियर हैं वो पहले 20-20 साल के होते थे। अब 3 फॉर्मेट आने से प्लेयरों के करियर जो हैं वो मैक्सिमम 10 साल, 7 साल, कुछ के 5 साल, कुछ के 2-3 साल। क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई, बहुत से प्लेयर इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के सिर्फ फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऊपर फोकस करते हैं। तो अगेन आपने अपने आप को खुद इवेल्युएट करना है, आपकी बॉडी कितना लोड ले सकती है, आपका माइंड कितना ले सकते हैं। देखें, ये मेंटल आपकी हेल्थ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मेंटल एग्जॉस्शन, आप जो एक लफ्ज़ यूज़ किया ग्लेन मैक्सवेल ने, ऑस्ट्रेलियन, कि उन्होंने क्रिकेट से ब्रेक ले ली क्योंकि वो मेंटली एग्जॉस्ट हो चुके थे, क्योंकि वो लोग अपने जहनों को अप्लाई करते हैं अपनी कॉन्शियस माइंड सेट को रहने के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी बहुत एनर्जी चाहिए होती है। तो अगर एक प्लेयर ये समझता है कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर फोकस करना है और मुझे सिर्फ 1 या 2 फॉर्मेट खेलने, तो अगेन ये उसका डिसीजन है, वो अपने करियर को प्रोलॉन्ग कर रहा है। और हम लोगों को अपने मुल्क के अंदर इन चीज़ों को एक्सेप्टेबल करना पड़ेगा। हर मुल्क के अंदर ये चीज़ें हो रही हैं और प्लीज़ उनके ऊपर ये फतवे ना दें कि जी ये अपने पैसों के लिए, मुल्क के लिए खेल रहा है। हर एक के साथ पेट लगा है, हर कोई पैसा, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं, ये उनका काम है, ठीक है। हम उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर पैसा देता है तो वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए बहुत सा पैसा लेके भी आते हैं थ्रू देयर परफॉर्मेंसेस, थ्रू वेरियस एवेन्यूज़। इसी तरीके से प्लेयर्स को मेरे ख़्याल में इसके ऊपर वाइज होना चाहिए। अच्छे मैनेजर्स प्लेयर्स के साथ होने चाहिए,
अच्छा सपोर्ट सिस्टम इंडिविजुअल प्लेयर्स का भी अपना होना चाहिए जी। जो उनको गाइड करे। अपनी बॉडी को वो बेहतर जान सकते हैं, और क्रिकेट बोर्ड की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो लोड मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करें, ख़ास तौर पे जो आपके की प्लेयर्स हैं। और मेरे ख्याल में 1 या 2 लीग्स आर मोर देन इनफ। इंडिया तो अपने प्लेयर्स को फ्रेंचाइज बेस्ड लीग नहीं खेलना देना चाहता। मेरे ख्याल में हमारे मुल्क में भी यही चीज़ होनी चाहिए, हमारे प्लेयर्स को दूसरे मुल्कों की लीग नहीं खेलनी चाहिए। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। तैमूर साहब, कोई सी 3 ऐसी हैबिट्स जो आप डेली बेसिस पे करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए या टॉप ऑफ द टॉप रहने के लिए? देखिए, मैं रोज़ मैं 2 चीज़ें ज़रूर करता हूँ अपने साथ। मैं वो ये करता हूँ कि मैं मोमेंट के अंदर रहने के लिए अपने थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करता हूँ, अकेला बैठ के और सिर्फ मोमेंट में रह के, और अपने जहन को लेफ़्ट या राइट वॉन्डर नहीं होने देता। अगर किताब पढ़ रहा हूँ तो उस वक्त क्या होता है कि मेरी सोच एक चीज़ के ऊपर डाइवर्ट हो गई, मेरी थिंकिंग इधर नहीं हो रही। या मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो उसके अंदर मैं अपनी सोच को इधर उधर नहीं होने दे रहा, जिसको हम एक जनरल टर्म यूज़ करते हैं कि डे ड्रीमिंग। अक्सर आपने लोगों को देखा होगा दफ्तर में बैठे हैं, दीवार की तरफ देख रहे हैं, लेकिन वो देख दीवार को नहीं रहे, वो अपनी सोच में मगन है जी, जिसको हम डे ड्रीमिंग कहते हैं। ठीक है, वो अपने जहन, क्योंकि उनकी कंट्रोल में जहन है ही नहीं। आपने अपने जहन को कंट्रोल में रखना है, आपने अपनी थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल करना है। फिर इसी तरीके से आपने ऑन द अदर साइड अपने जहन थिंकिंग प्रोसेस को कंट्रोल पॉजिटिव की तरफ करने के लिए आपने आगे क्या होने जा रहा है उसका अच्छा सोचना है, कॉन्शियसली फॉर 1 मिनट 2 मिनट्स। पीछे क्या अच्छा हुआ आपके साथ उसको याद करना है फॉर 1-2 मिनट्स। इमोशंस के साथ क्या माहौल था, कैसी धूप थी, कैसी हवा चल रही थी, क्या स्मेल थी उस एनवायरनमेंट की, क्या बातें हो रही थी, क्या आवाज़ें आ रही थी। मैंने आपको 5 सेंसेस का बताया, उन सबको एक्टिवेट किया। जब आप पीछे विजुलाइज कर रहे होते हैं तो क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट में रह चुके होते हैं, उसको याद करें। आगे कैसा होगा, कैसा एनवायरनमेंट होगा, उसको इमेजिन करें और पॉजिटिव रखें। कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स होती हैं, इसी तरह जहन जब पैदा होता है इंसान तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग नेगेटिविटी की तरफ होती है। आपने ये प्रैक्टिसेस करके इसको पॉजिटिव साइड की तरफ लेके आना है। फ़न एडवाइस अगर तैमूर साहब अपने यंगर सेल्फ को देनी हो तो वो क्या होगी? अपने यंगर सेल्फ को देनी है, आई थिंक डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड बिलीव के मैं ये करूँगा। जब आप ये 2 चीज़ें करेंगे तो आपके अंदर बिलीफ आएगा। और जो सबसे बड़ी चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी लेटर ऑन सीखी कि हर एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप क्लोज़र टू सक्सेस। उससे सीखें और जाएं और अपने आप को सराउंड करें अच्छे लोगों के साथ। ये आपकी विल है, ये मेरी विल है कि मैं किसके साथ उठूं या किसके साथ ना उठूं। जिन लोगों ने, हम लोग मशवरे किनसे लेते हैं, जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया उनसे मशवरा लें, या उन लोगों के बिहेवियर्स को ऑब्ज़र्व करें, उनके लाइफस्टाइल को ऑब्ज़र्व करें जिन लोगों ने ज़िंदगी में कुछ बनाया है और कुछ किया है। एट द लास्ट वन बेस्ट एडवाइस फॉर द यूथ जो ये इंटरव्यू देख। सबसे पहले इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, लिसन टू देयर पॉडकास्ट। इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त लोग आए। मेरी पहली इंटर्नशिप जिनके साथ थी परवेज़ अब्बासी साहब का भी मैंने आपके उसके अंदर प्रोग्राम सुना, वो तो मेरे बॉसेस में से। और उनसे तो खैर अब हमारा एक रिश्तेदारी भी है। तो अगेन, और बड़े अच्छे लोगों का आपके मैंने पूरा चैनल का देखा है। और इन लोगों को, यही मैं पहले भी बात कर रहा था, इनसे इंस्पिरेशन लें और इन लोगों की बातों से बेस्ट चीज़ें उठाएं और वो अपने अंदर अडॉप्ट करें, उनको अप्लाई करें। और इस तरह की जिस तरीके से आप लोग ये काम करें, इस तरह यूथ को चाहिए कि इस तरह के और लोग भी सामने आएँ। ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर ये मैसेजेस जाने चाहिए, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होनी चाहिए। और जब ये चीज़ें होंगी और आप लोग ये बहुत ज़बरदस्त कोशिश कर रहे हैं तो, और मेरी हेल्प आप लोगों को जब भी चाहिए इसके अंदर, मैं आप लोग के लिए हाजिर हूँ इंशाल्लाह। अगेन थैंक यू सो मच तैमूर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और तमाम चीज़ें, और आपने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला इस इंटरव्यू के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी, प्लेजर इज़ ऑल माइन। थैंक यू सो मच।